हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग फरवरी 2022 के जो CSIR नेट लाइफ साइंसेस के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। एंड क्वेश्चंस में भी हम लोग यूनिट 6 जो कि आपका प्लांट फिजियोलॉजी वाला पार्ट कवर करता है उसके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे। कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर डिलिमिटिंग द मेरिस्टेमेटिक एंड इलोंगेशन जोन ऑफ फ्रूट्स। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है इसका जिसमें हमने शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, तो वहाँ पे मैंने आपके साथ रूट के कुछ रीजन्स को डिस्कस किया था कि एट द टिप वी हैव अ जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी फॉलोड बाय अ जोन ऑफ इलोंगेशन फॉलोड बाय अ जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। सो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का जोन है तो उसके अंदर सेल डिवीजन वाले एक्टिविटी चल रहे होंगे। जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज से निकल के आए हैं, डॉटर सेल्स, राइट, वो जोन ऑफ इलोंगेशन में दे विल एंटर इन द इलोंगेशन फेज, राइट, एंड फाइनली फिर उनका फेट डिसाइड होता है, दे बिकम्स डिफरेंशिएटेड कि उनको ये कमिटेड काम आगे चल के करना है, जैसे इस सेल को वैस्कुलेचर में जाना है, जाइलम या फ्लोएम के अंदर डिफरेंशिएट होना है, एंड सो ऑन। तो दैट ऑल प्रोसेस विल हैपन इन द जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये वाली जो इस तरीके की पैटर्निंग अलोंग द रूट हम बात करते हैं, दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल पैटर्निंग, राइट। एंड जैसे जब आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ा होगा ड्रोसोफिला के केस में भी, तो आप लोग यही पढ़ते हो कि ड्रोसोफिला की बॉडी में भी जो बॉडी पैटर्निंग होती है कि जैसे किस सेगमेंट से विंग आना है, किस सेगमेंट से लेग्स आनी है, राइट। तो दैट बॉडी पैटर्निंग इज अगेन डिसाइडेड बाय सम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो सिमिलरली प्लांट के अंदर भी जो ऑर्गन की पैटर्निंग है वो कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो मिलके डिसाइड करेंगे। तो अगर आप इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को नाम देखोगे, दैट इज फर्स्ट इज स्केयरक्रो, देन शॉर्ट रूट एंड देन प्लिथोरा। ये तीनों ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो आप रूट के डेवलपमेंट में पढ़ते हो अरेबिडोप्सिस प्लांट के केस में। फोर्थ वन दैट इज स्पीचलेस, ये आप स्टोमेटल डेवलपमेंट में पढ़ते हो। तो रूट डेवलपमेंट में इन तीनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को भी अगर आप फर्दर देखो तो प्लिथोरा जो है वो रूट में लॉन्गिट्यूडनल पैटर्निंग को डिसाइड करता है कि क्योंकि इसके जो जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से जोन ऑफ डिफरेंशिएशन तक जो इसके ग्रेडियंट्स इस्टेब्लिश होते हैं, पीएलटी के ग्रेडियंट्स, राइट, वही गाइड करते हैं कि ठीक है भाई यहाँ तक हमारा जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रहेगा, फॉलोड बाय यहाँ तक हमारा जोन ऑफ इलोंगेशन रहेगा। यानी ये जो डीलिमिट कर रहे हैं इन द मेरिस्टेमेटिक एंड इलोंगेशन जोन, दिस इज डन बाय द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्लिथोरा। और स्केयरक्रो और शूट हेयर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो भी रूट के डेवलपमेंट में ही रोल प्ले करते हैं, बट बोथ ऑफ देम एक्चुअली रेगुलेट द रेडियल पैटर्निंग इन द रूट्स। अब रेडियल पैटर्निंग क्या हुई, जैसे ये तो लॉन्गिट्यूडनल पैटर्निंग हो गई। रेडियल पैटर्निंग मतलब जब आप इसको इस तरीके से डायामीटर वाइज देखोगे तो जो एक रूट का पैटर्न बनता है, राइट, कि सेंटर में वेस्कुलेचर है फॉलोड बाय एंडोडर्मिस, राइट, कॉर्टेक्स एंड बाहर एपिडर्मिस। तो ये जो रेडियल अरेंजमेंट है सेल्स का रूट के अंदर, इन इस तरीके की जो रेडियल पैटर्निंग है, राइट, यानी जो ये ग्राउंड टिश्यू का डिफरेंशिएशन हो रहा है इनटू द कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, राइट, ये वाला सारा जो पैटर्निंग है इट इज इन द हैंड्स ऑफ स्केयरक्रो एंड शॉर्ट रूट। तो हमसे पूछा है कि मेरिस्टेमेटिक और इलोंगेशन जोन को डिलिमिट करना, यानी हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल पैटर्निंग की, तो ये पैटर्निंग वाला रोल किसके पास है, प्लिथोरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के पास है। Next is beta thioglucosidases, also known as myrocinases, are the enzymes that are known to hydrolyze which one of the following plant natural products। देखो आपको एंजाइम के दो अल्टरनेटिव नाम दिए हैं, तो माइरोसिनेज नाम से हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा इंडिकेशन ना मिल रहा हो कि इसका क्या काम हो सकता है, लेकिन अगर आप इस टर्म पे ध्यान दोगे दैट इज़ बीटा थायोग्लूकोसिडेज, तो इस टर्म से एक चीज़ क्लियर है कि ये एंजाइम जो है, राइट, ये किसका हाइड्रोलिसिस करेगा, यानी जो भी कंपाउंड का ये हाइड्रोलिसिस करेगा ये कौन सा बॉन्ड क्लीव करने वाला है, तो दैट बॉन्ड इज बीटा थायोग्लूकोसिडेज। एंड थायोग्लूकोसिडेज से आप क्या समझते हो, जैसे अगेन
हमने फर्स्ट शिफ्ट के दौरान भी एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट का क्वेश्चन था, उसमें भी हमने ये डिस्कस करा था कि अगर किसी भी कंपाउंड के साथ में राइट ग्लूकोज अटैच है तो हम उसको बोल देते हैं ग्लूकोसाइड। और जब भी ग्लूकोज लिंक्ड होगा किसी कंपाउंड के साथ तो ग्लूकोज की तरफ से तो जो कार्बन एटम इसमें पार्टिसिपेट कर रहा होगा दैट विल बी इट्स एनोमेरिक कार्बन। लेकिन लिंकेज में कंपाउंड का कौन सा एटम पार्टिसिपेट कर रहा है इसके बेसिस पे आप ग्लूकोसाइड्स को कैटेगराइज करते हो। जैसे ओ ग्लूकोसाइड अगर ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व है कंपाउंड का ग्लूकोज लिंकेज के साथ, राइट। एस ग्लूकोसाइड, तो एस ग्लूकोसाइड को ही हम थायो ग्लूकोसाइड बोलते हैं। यानी इस केस में क्या होगा, सल्फर एटम जो है वो अटैच्ड होगा ग्लूकोज के लिंकेज के साथ। तो दैट मीन्स अगर आपको इतना भी क्लियर है कि ये एंजाइम का नाम क्या इंडिकेट कर रहा है तो दैट मीन्स योर फर्स्ट ऑफ ऑल योर कंपाउंड शुड बी सल्फर कंटेनिंग, राइट। तो सल्फर वाले एटम से ग्लूकोज लिंक्ड है इस कंपाउंड में और वही वाला जो बॉन्ड है राइट वही लिंकेज ब्रेक करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा ये एंजाइम। तो ये एंजाइम्स जो है ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर्स में आपको देखने को मिलते हैं जो मस्टर्ड प्लांट फैमिली है, राइट। और ये किस कंपाउंड को हाइड्रोलाइज करते हैं, अगर आप इन कंपाउंड्स को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सिर्फ ग्लूकोसिनोलेट एक ऐसा कंपाउंड है दैट इज द नाइट्रोजन एंड सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोसिनोलेट्स। और अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो दिस इज अ ग्लूकोसिनोलेट, राइट। ये ग्रीन वाला पूरा क्या है, ग्लूकोज, एंड दिस इज लिंक्ड विद दिस सल्फर एटम टू द रिमेनिंग कंपाउंड, राइट। तो माइरोसिनेज का एक्शन से होगा क्या, क्योंकि माइरोसिनेज का हमने दूसरा नाम क्या देखा, बीटा थाया ग्लूकोसिडेज। तो यानी माइरोसिनेज एंजाइम जो है वो इस बॉन्ड को क्लीव करेगा। तो जब इस बॉन्ड को क्लीव करेगा तो ग्लूकोज अलग निकल गया, राइट। तो जब इस कंपाउंड से ग्लूकोज हट गया तो रिमेनिंग कंपाउंड को हमने क्या बोला, ए ग्लाइकोन। सो this is the first step in the hydrolysis of the compound glucosinolate. Next question says which one of the following correctly states the action of sucrose phosphate synthase enzyme। तो इस एंजाइम के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उससे पहले हम एक बारी सुक्रोज सिंथेसिस का जो पाथवे है वो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। देखो हम लोगों को ये क्लियर है कि सुक्रोज इज सिंथेसाइज्ड इन द साइटोसोल वेयर एज स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। एंड यहाँ पे ये स्टेप्स हैं कि किस तरीके से सुक्रोज जो है इवेंचुअली सिंथेसाइज हो रहा है। और आप देख रहे हो इन स्टेप्स में मल्टीपल लेवल्स पे डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इस पाथवे के कौन से एंजाइम से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन पूछी गई है, दैट इज द सुक्रोज फोस्फेट सिंथेस, और ये एंजाइम है हमारा ये वाला। सो अब आपको इस एंजाइम के रिस्पेक्ट में जो है चीज़ें आंसर करनी है। अब देखो इस एंजाइम को अगर आप पकड़ो तो इस एंजाइम के दो सबस्ट्रेट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। सबस्ट्रेट वन इज द यूडीपी ग्लूकोज एंड सबस्ट्रेट टू इज द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, राइट। और इससे आपको क्या मिल रहा है, सुक्रोज फॉस्फेट। तो सुक्रोज फॉस्फेट है, सुक्रोज अगेन कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज का डोनर हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज का डोनर हुआ यूडीपी ग्लूकोज। तो सुक्रोज फॉस्फेट जो है वो आप इस एंजाइम के प्रोडक्ट के तौर पे देख रहे हो। अब इसी एंजाइम से रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं जहाँ से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। यूडीपी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आर यूज्ड एज सबस्ट्रेट्स। बिल्कुल ठीक है, यही देखा है हमने अभी इस स्लाइड में कि एक सबस्ट्रेट है यूडीपी ग्लूकोज और दूसरा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। नेक्स्ट, यूडीपी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आर द प्रोडक्ट्स, ये गलत है। देखो प्रोडक्ट एंजाइम का नाम ही आपको प्रोडक्ट बता रहा है, सुक्रोज फोस्फेट सिंथेज, यानी सुक्रोज फोस्फेट सिंथेसाइजिंग एंजाइम। तो यानी प्रोडक्ट तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, सुक्रोज फॉस्फेट। ऑप्शन सी सेज सुक्रोज इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट, नो, सुक्रोज फॉस्फेट इज फॉर्म्ड। और सुक्रोज फॉस्फेट पे फर्दर एक एंजाइम एक्ट करता है दैट इज सुक्रोज फॉस्फेट फॉस्फेटेज, जो कि सुक्रोज फॉस्फेट से रिमूवल ऑफ फॉस्फेट करेगा, फॉस्फेट हटाएगा, इसलिए एंजाइम का नाम आया फॉस्फेटेज, एंड दैट विल यील्ड
सुक्रोज इवेंचुअली, राइट। तो सुक्रोज बनता है सुक्रोज सिंथेसिस के दौरान, लेकिन हमसे जिस एंजाइम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है हमें उसके रिस्पेक्ट में सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट को आंसर करना है, ना कि आप पाथवे के रिस्पेक्ट में आंसर करोगे, राइट, क्योंकि आपको एंजाइम स्पेसिफिकली बोला है उन्होंने कि उसी के एक्शन से रिलेटेड आपको आंसर करना है। सो सुक्रोज तो फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे, यानी इस एंजाइम के प्रोडक्ट के तौर पे तो नहीं बनेगा, राइट। सुक्रोज 6 phosphate and UDP glucose are the products, so this is again wrong. प्रोडक्ट सिर्फ क्या होता है, सुक्रोज फॉस्फेट। यूडीपी ग्लूकोज तो बल्कि क्या है, इस एंजाइम के सबस्ट्रेट के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सीड मैचुरेशन। देखो हमने जब ABA को डिस्कस करा था, राइट, तो ABA का हमने एक रोल पढ़ा था, दैट इज सीड मैचुरेशन या सीड डेवलपमेंट। तो उसी के रिगार्डिंग हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनको हम चेक करते हैं। सीड मैचुरेशन इन्वॉल्व्स मेनली द अक्यूमुलेशन ऑफ स्टोरेज प्रोडक्ट्स सच एज स्टार्च, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये बिल्कुल ठीक है कि जब आपका सीड मैचुरेशन में है तो उसको कुछ ना कुछ स्टोरेज प्रोडक्ट तो एक्यूमुलेट करना होता है, एंड ये स्टोरेज प्रोडक्ट जो हैं फिर कब यूटिलाइज होते हैं, ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन, कि जब आपका सीड आगे फ्यूचर में चल के जर्मिनेट करेगा उस दौरान इन प्रोडक्ट्स को जो है हाइड्रोलाइज करके एनर्जी यील्ड के लिए यूज़ किया जाता है। और जब हमने सीड डेवलपमेंट डिस्कस करा था तो हमने पढ़ा था कि देयर आर बेसिकली 3 phases ऑफ सीड मैचुरेशन या सीड डेवलपमेंट, राइट, जिसमें से फर्स्ट फेज के दौरान देयर इज एक्सटेंसिव सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। और ये आप फेजेस ऑफ, इनको आप सीड मैचुरेशन बोल लो, सीड डेवलपमेंट बोल लो या एम्ब्रियोजेनेसिस बोल लो, एक ही बात है, क्योंकि जैसे जैसे सीड डेवलप हो रहा है उसके अंदर एम्ब्रियो भी क्या है, डेवलप हो रहा है, राइट। और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ और चीज़ें चलती है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन मेनली आपको एम्ब्रियो के सारे सेल्स मिल जाते हैं डेवलप होके, राइट। इन द सेकेंड फेज सेल डिवीजन एक्चुअली जो है वो स्टॉप कर जाता है, एंड आपके स्टोरेज प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। दे कैन बी स्टार्च, दे कैन बी प्रोटीन्स, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सीड, क्योंकि कुछ सीड्स जो हैं वो प्रोटीन को स्टोरेज प्रोडक्ट के तौर पे जो है एक्यूमुलेट करते हैं, एंड कुछ स्टार्ची सीड्स होते हैं जैसे सीरियल्स के सीड्स हैं, वो स्टार्च को जो है एक स्टोरेज प्रोडक्ट के तौर पे एक्यूमुलेट करते हैं। In the final phase of the embryogenesis, right, in the third phase what happens is कि 90% water जो है वो लॉस हो जाता है, राइट, मॉइस्चर कंटेंट एकदम कम हो जाता है उसका सीड का। तो ऐसे केस में देयर इज़ अ चांसेस, राइट, कि एम्ब्रियो जो है वो डेसिकेशन को कहीं ना कहीं सरवाइव ना कर पाए, और अगर उसको डेसिकेशन स्ट्रेस हो गया तो एम्ब्रियो का डेथ हो जाएगा। लेकिन आपको एम्ब्रियो को भी लिविंग रखना है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप एम्ब्रियो के अंदर डेसिकेशन टॉलरेंस को इंट्रोड्यूस कराओ, और वो भी आप किसके हेल्प से इंट्रोड्यूस कराते हो, ABA के हेल्प से, क्योंकि ABA विल रिजल्ट इन द एक्सप्रेशन ऑफ लिया प्रोटीन्स, और ये लिया प्रोटीन्स ही जो है आपको डेसिकेशन टॉलरेंस आपके एम्ब्रियो में ला के देंगे। सो आगे के ऑप्शंस देखते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ चेपरोन्स इंक्लूडिंग द फैमिली ऑफ लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबंडेंट प्रोटीन्स। देखो लिया प्रोटीन का नाम है लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबंडेंट प्रोटीन्स, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपके साथ ये 3 फेजेस डिस्कस करे सीड मैचुरेशन के, तो जो फाइनल फेज होता है, राइट, अगर आप फेज़ 1 को अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस बोल रहे हो तो आप फेज़ 3 को लेट एम्ब्रियोजेनेसिस भी बोल सकते हो। तो लेट एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जब 90% पानी लॉस होता है, डेसिकेशन टॉलरेंस का टाइम आता है इंट्रोड्यूस कराने का, तब जो है लिया प्रोटीन्स एक्सप्रेस होते हैं, राइट। They say कि लिया proteins play a crucial role in the desiccation process of seed. So this is again a correct statement, right? Statement P was also correct. Our statement says moisture content gets reduced with the maturation of seed. ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि 90% वाटर जो है वो सीड के मैचुरेशन के दौरान लॉस हो जाता है, तो मोइस्चर कंटेंट रिडक्शन इज अगेन ट्रू फॉर द सीड डेवलपमेंट और मैचुरेशन।
S statement says ABA and gibberellin both promote seed dormancy. देखो हमने ABA के रोल पे सीड मैचुरेशन के साथ साथ और कई रोल्स पढ़े थे, जिसमें से एक रोल था सीड डोरमेंसी का, राइट। तो ABA सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है, जबकि GA जो हार्मोन था उसका रोल हमने पढ़ा था कि GA प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन को, राइट। तो इसीलिए रिगार्डिंग सीड डोरमेंसी एंड सीड जर्मिनेशन ABA एंड GA आर एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स। ABA डोरमेंसी को प्रमोट करता है, राइट, और हम क्या बोल सकते हैं कि जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। वहीं GA सीड जर्मिनेशन को तो प्रमोट करता है, लेकिन डोरमेंसी को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो यहाँ पे आपको लिखा है ABA एंड GBA बोथ प्रमोट सीड डोरमेंसी, नहीं, दोनों प्रमोट नहीं करते, ओनली ABA प्रमोट्स seed dormancy whereas GA या gibberellin inhibits seed dormancy and that's why they are antagonistic to each other in this respect. So this is a incorrect statement. So अब हमसे पूछा है which of the following option has all the correct statements, that is statement P, Q, R are the correct. So answer becomes option D. So next question है, the following statements refer to photosystem structure and function involved in light dependent reaction of photosynthesis. तो कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हमें लाइट रिएक्शन के रिगार्डिंग, उनको हमें चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द एंटीना और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर्स इट टू द रिएक्शन सेंटर। तो देखो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, राइट, उसके अंदर रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल के साथ साथ वी हैव मेनी अदर पिगमेंट्स एज वेल, और इन सब में इंक्लूडेड रहेंगे सम अदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स, और ये सब भी किसी ना किसी वेवलेंथ पे जो है एब्जॉर्ब कर रहे होंगे लाइट को, राइट। तो ये सब अपना जो भी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है उसको आगे ट्रांसफ़र करते हैं रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल को, एंड दिस इज द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल that will actually participate in the इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन, यानी यहाँ से फिर इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल में इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होगा। दैट इलेक्ट्रॉन होल विल गेट फिल्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला दैट इज इवेंचुअली कैच्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को इसीलिए हम एंटीना कॉम्प्लेक्स बोलते हैं कि ये अदर वेवलेंथ ऑफ लाइट्स को भी कैच करके जो है उसकी एनर्जी को रिएक्शन सेंटर की तरफ सप्लाई करता है। Now statement Q says the first electron that is released from T680 it is transferred to QA to produce a semi-quinone QB। देखो PS2 के रिएक्शन सेंटर से दैट इज 680 जिसको हम बोलते हैं T680, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करता है फियोफाइटिन, एंड उसके बाद उसको प्लास्टोक्विनोन एक्सेप्ट करता है, और प्लास्टोक्विनोन में वी हैव टू क्विनोन्स दैट इज QA एंड QB। QA को हम प्राइमरी क्विनोन भी बोलते हैं एंड इट कैन ओनली एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स वाई इट इज़ नेवर फुल्ली रिड्यूस्ड, ये हमेशा पार्शियली रिड्यूस्ड होता है, एंड इट फॉर्म्स प्लास्टो सेमीक्विनोन। वेरेज अगर हम QB की बात करें सो इट कैन एक्सेप्ट टू इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स वाई इट इज़ फुल्ली रिड्यूस्ड टू बिकम प्लास्टोक्विनोल, राइट। तो अब यहाँ पे हमें क्या बोला है कि QA ने जो इलेक्ट्रॉन लिया, राइट, वो QB को पास ऑन कर रहा है एंड बन रहा है एक सेमीक्विनोन, जबकि QB सेमीक्विनोन नहीं बल्कि QB क्या फॉर्म करेगा, फुल्ली रिड्यूस्ड प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टो सेमीक्विनोन तो कौन फॉर्म करता है, खुद प्राइमरी क्विनोन दैट इज QA, जब वो इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन से एक्सेप्ट करता है। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट R है D1 प्रोटीन ऑफ PS2, राइट, इट इज इनकोडेड बाय अ जीन PSBD। तो जो D1 प्रोटीन होता है PS2 का दैट इज एक्चुअली इनकोडेड बाय अ जीन दैट इज PSBA, ना कि PSBD।
सो दिस इज ऑल्सो अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब अगेन ध्यान से हमें स्टेटमेंट पढ़नी है। हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अबव स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, राइट। तो इनकरेक्ट क्या है? ऑप्शंस क्यू एंड आर। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओनली स्टेटमेंट पी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट पैथोजेंस प्रोड्यूस इफेक्टर मॉलिक्यूल्स दैट एड इन कॉलोनाइजेशन ऑफ देयर होस्ट सेल्स। यानी कुछ तो जो भी पैथोजन है वो ऐसा कोई इफेक्टर मॉलिक्यूल बनाता है जो कि उनको होस्ट सेल्स को इवेड करने में हेल्प करते हैं, उनके अंदर एंट्री लेने में हेल्प करते हैं। सो आपको कॉलम 1 में कुछ इफेक्टर मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, राइट, एंड कॉलम 2 में उनका फंक्शन दिया हुआ है। तो आपको इफेक्टर मॉलिक्यूल को उसके पर्टिकुलर फंक्शन के साथ जो है मैच करना है। देखो सबसे पहले दिया है हमें HC टॉक्सिन। अगर हम HC टॉक्सिन की बात करें तो HC टॉक्सिन में HC नाम आता है हेलमिंथोस्पोरियम कार्बोनम। सो ये जो पैथोजन है इट प्रोड्यूसेस दिस इफेक्टर मॉलिक्यूल जिसकी बेसिस पे हमने इसको नाम दिया है HC टॉक्सिन। और ये क्या करता है? इट एक्चुअली इनहिबिट्स द हिस्टोन डीएसिटाइलेसिस, राइट। तो ये हिस्टोन डीएसिटाइलेसिस को इनहिबिट करता है। सो ये हमारा मैच होता है पॉइंट 3 के साथ, दैट इज HC टॉक्सिन इनहिबिट्स हिस्टोन डीएसिटाइलेसिस। नेक्स्ट अगर आप फ्यूसिकोसिन को देखो तो फ्यूसिकोसिन नाम आता है एक पैथोजन से, दैट इज फ्यूसिकोकम अमिग्डालाई। एंड ये वाला जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है ये क्या करता है? इट एक्चुअली स्टिमुलेट्स प्रोटोन पंप, राइट। अगर ये प्रोटोन पंप की एक्टिविटी को बढ़ाता है सो दैट लीड्स टू वॉल एसिडिफिकेशन और हाइपर पोलराइजेशन एंड दैट विल ऑल्टर द मेम्ब्रेन रिलेटेड फंक्शंस। सो फ्यूसिकोसिन का मैच कहाँ होता है? पॉइंट 4 के साथ, दैट इज इन द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोन पंप्स, दैट इज H+ ATPases। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है GA3। अब GA3 के साथ आप सब फेमिलियर हो क्योंकि जब हमने जिब्रेलिन्स को डिस्कस करा था, राइट, तो हमने जिब्रेलिन के अंदर जब हमने उसकी डिस्कवरी की बात करी थी तो आई हैव ऑलवेज मेंशन कि GAs जो हैं दे वर नॉट डिस्कवर्ड एज द एंडोजीनस प्लांट हार्मोन, जबकि वो एक्चुअल में फंगल कंपाउंड्स के तौर पे डिस्कवर हुए थे जिन्होंने बेकैनी डिजीज़ कॉज की थी। एंड बेकैनी डिजीज़ अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो इसमें हमने क्या देखा था सिम्टम? हाइपर इलोंगेटेड प्लांट्स। तो प्लांट हाइपर इलोंगेट क्यों हुए थे? बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड इलोंगेशन या ग्रोथ। सो GA3 कहाँ मैच हो रहा है हमारा? पॉइंट 2 के साथ, दैट इज द इट एक्सेलरेट्स ग्रोथ। फाइनली लास्ट इज TAL। TAL actually stands for ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक, यहाँ से इसका नाम पड़ा TAL। तो यानी इन इफेक्टर मॉलिक्यूल्स का नाम क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट दे हैव ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर लाइक एक्टिविटी। तो दे आर पर्टिकुलरली द DNA बाइंडिंग इफेक्टर्स, राइट, जो कि ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर के तौर पे काम करेंगे यानी ट्रांसक्रिप्शन को चालू करेंगे। सो ये मैच हो रहा है 1 के साथ, दैट इज दे विल एक्टिवेट स्पेसिफिक होस्ट जीन एक्सप्रेशन, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर के तौर पे काम करेंगे तो कुछ जीन्स का जो एक्सप्रेशन है वो ये इनिशिएट कराएंगे। Moving on to next question, following are certain statements regarding photorespiration pathway in plants. फोटो रेस्पिरेशन के बारे में कुछ बातें हैं। सो अगेन आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो हर एक स्टेटमेंट देखते हैं। द फर्स्ट 2 कार्बन कंपाउंड दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ रूबिस्को इन द क्लोरोप्लास्ट इज ग्लाइकोलेट। देखो फोटो रेस्पिरेशन पाथवे को आप C2 साइकिल भी बोलते हो, राइट। और इसको आप C2 साइकिल क्यों बोलते हो? क्योंकि इसमें रूबिस्को कार्बोक्सिलेशन की बजाय, राइट, RUBP का ऑक्सीजनेशन परफॉर्म करता है, यानी उसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय। तो जब RUBP का
ऑक्सीजनेशन होता है। तो RUBP के पास वी हैव 5 कार्बन्स, राइट। तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेंगे, यही 5 कार्बन मिलेंगे प्रोडक्ट में। सो यू गेट अ 3 कार्बन कंपाउंड एंड अ 2 कार्बन कंपाउंड। सो दिस 3 कार्बन कंपाउंड इज योर 3 PGA and 2 कार्बन कंपाउंड इज योर 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। सो आपका ये 3 PGA तो किस में चला जाता है, कैल्विन साइकिल के अंदर। और ये जो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट है, राइट, अब ये खुद तो कैल्विन साइकिल के अंदर जा नहीं सकता। और अगर हम चाहते हैं कि ये 2 कार्बन हमारे वेस्ट ना हो, क्योंकि हर 5 कार्बन में से आपके यहाँ पे 2 कार्बन 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट के तौर पे बन रहे हैं, तो इन्हीं से जो है, इसी कंपाउंड से जो है आप 3 PGA का सिंथेसिस करवाते हो वाया C2 साइकिल, ताकि ये आपके कार्बन वेस्ट ना हो, जबकि 3 PGA में कन्वर्ट हो जाएं, और उस 3 PGA को तो आप अगेन जो है कैल्विन साइकिल में पार्टिसिपेट करा ही सकते हो। तो पहला 2 कार्बन कंपाउंड जो बनता है दैट इज एक्चुअली 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, और यहाँ पे आपसे क्या लिखा है कि क्या बन रहा है, ग्लाइकोलेट। तो ऐसा नहीं होता है। अगर अब सेकेंड डायग्राम आप यहाँ पे देखो, दिस इज द C2 साइकिल, RUBP का ऑक्सीजनेशन हुआ और यहाँ पे पहला कंपाउंड क्या बना, PGA के साथ साथ फॉस्फोग्लाइकोलेट। फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही इस फॉस्फेट को हटाया जाता है, तब जाके जो है ग्लाइकोलेट बनता है। तो आपको पहले स्टेप में तो क्या मिल रहा है, पहले स्टेप में तो आपको फॉस्फोग्लाइकोलेट मिला है ना कि ग्लाइकोलेट, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि रूबिस्को के एक्शन से आपको ग्लाइकोलेट नहीं मिल रहा, बल्कि रूबिस्को के एक्शन से तो आपको फॉस्फोग्लाइकोलेट मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट, ग्लाइकोलेट एग्जिट्स द क्लोरोप्लास्ट एंड एंटर्स पेरोक्सिसोम्स। तो आप देखो C2 साइकिल आप 3 ऑर्गेनेलीज के ऊपर देखते हो, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। 3 ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व है, और इन ऑर्गेनेलीज का जो इन्वॉल्वमेंट है वो किस तरीके से होता है कि जब फॉस्फेट का रिमूवल होकर ग्लाइकोलेट बना, तो दैट ग्लाइकोलेट फर्स्ट मूव्स टू द पेरोक्सिसोम। तो आपसे यही पूछा है, ग्लाइकोलेट एग्जिट्स द क्लोरोप्लास्ट एंड एंटर्स पेरोक्सिसोम, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आर क्या बोल रहा है, ग्लाइकोलेट दैट इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग C2 साइकिल एंटर्स द क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो गलत है एकदम, क्योंकि ग्लाइकोलेट आपका बन ही कहाँ पे रहा है, क्लोरोप्लास्ट में ही तो बन रहा है। तो उसके लिए ये बोलना कि वो माइटोकॉन्ड्रिया से वहाँ पे एंटर हो रहा है, तो ऐसा तो कुछ बिल्कुल भी हो नहीं रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट इज ग्लाइसिन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पेरोक्सिसोम्स टू माइटोकॉन्ड्रिया। जो ग्लाइकोलेट आपका पेरोक्सिसोम में गया, दैट फर्स्ट गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लाइऑक्सिलेट। ग्लाइऑक्सिलेट पेरोक्सिसोम में रहते हुए ही ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है, एंड ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल्स मिलके सीरीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपसे पूछा है ग्लाइसिन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पेरोक्सिसोम टू माइटोकॉन्ड्रिया, और यही हो रहा है यहाँ पे कि ग्लाइसिन बना पेरोक्सिसोम में और फिर कहाँ भेज दिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो दिस इज अगेन द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थे हमारे P और R, सो आवर आंसर इज ऑप्शन B. Next question is, plants are known to synthesize more than 30,000 terpenoids involving 4 stages of biosynthesis. Following are the list of biosynthetic steps. एक साइड आपको एक कॉलम में दिए हैं, एंड दूसरे कॉलम में आपको कुछ एंजाइम क्लास दी हुई है जिसको आपको उनके स्टेप्स के साथ में मैच करना है। सो इनको देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आता है बायोसिंथेसिस ऑफ 2 बेसिक 5 कार्बन यूनिट। देखो, जब आपको टर्पिनॉइड का बायोसिंथेसिस अगर आपने पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले हमारे पास 5 कार्बन ईच की 2 यूनिट्स तैयार होती हैं, दैट इज द आइसोपेंटेनिल फॉस्फेट एंड डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, दैट इज DMAPP। तो ये दोनों यूनिट्स जो हैं वो हमें किस एंजाइम के एक्शन से मिलती है, दैट इज द HMG कोएंजाइम A सिंथेज। नेक्स्ट, रिपीटेटिव एडिशन ऑफ C5 यूनिट्स। उसके बाद आप देखो इन्हीं यूनिट्स को जो है ऐड ऑन करके फर्दर टर्पेनॉइड्स सिंथेसाइज होंगे हायर ऑर्डर के, राइट। सो उसके बाद आपको हर बार जब ये 5 कार्बन यूनिट्स को अटैच करना होगा कहीं पे, राइट, ऐड करना होगा, सो उसके लिए कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, दैट इज द प्रीनाइल ट्रांसफरेजेस।
जैसे एंजाइम आप पढ़ते हो फोस्फोट्रांसफरेज, राइट? तो यानी वो क्या करते हैं, वो हर बार रिपीटेटिव एडिशन ऑफ फॉस्फेट करेंगे किसी कंपाउंड पे, राइट? तो सिमिलरली फोस्फोट्रांसफरेजेस के जैसे हैं प्रीनाइल ट्रांसफरेजेस, क्योंकि ये इस 5 कार्बन आइसोप्रीन यूनिट को जो है रिपीटेटिव एडिशन करेंगे। देन फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक टर्पिनॉइड स्केलेटन। देखो बेसिक टर्पिनॉइड स्केलेटन किसको बोलते हैं? देखो 5 कार्बन का तो कोई टर्पिनॉइड होता नहीं है, राइट? मिनिमम टर्पिनॉइड आपका 10 कार्बन कंटेनिंग होता है, जिसके अंदर 2 यूनिट्स प्रेजेंट होंगी। तो 10 कार्बन कंटेनिंग एंड 20 कार्बन कंटेनिंग जो आपके टर्पिनॉइड्स होते हैं, उनका बेसिक स्केलेटन तैयार करता है दिस एंजाइम, दैट इज द टर्पीन सिंथेस। और फर्दर जो आपको टर्पिनॉइड्स मिलते हैं हायर ऑर्डर के, लाइक 15 कार्बन कंटेनिंग, 40 कार्बन कंटेनिंग, 30 कार्बन कंटेनिंग एंड सो ऑन, वो आपको इन्हीं बेसिक 10 और 20 के मॉडिफिकेशन से मिलते हैं, राइट? तो फर्दर मॉडिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड स्केलेटन्स इज कैरिड आउट बाय P450 मोनो ऑक्सीजनेजेस, जो कि इन्हीं 10 और 20 कार्बन से आपको आगे वेराइटी ऑफ टर्पिनॉइड्स जो हैं जनरेट करा के देते हैं। So coming on to next question, following statements are made about nitrate transporters in plant cells. Nitrate uptake displays two saturable phases with Km in the micromolar range for the high affinity system and in the millimolar range for the low affinity system. देखो अगर हम हाई एफिनिटी ट्रांसपोर्टर या अपटेक सिस्टम की बात करें तो it is actually working at low nutrient concentration, and for low affinity transporter or uptake system that is working at high nutrient concentration. And another category is dual affinity transporter that can act over wide range of nutrient concentration. So that means for high affinity transporter we'll have low Km value, and for low affinity transporter we will get high Km value. So यही mentioned है हमें कि हाई एफिनिटी सिस्टम के लिए हमें क्या बोला है कि Km किस रेंज में है, माइक्रोमोलर, एंड फॉर द लो एफिनिटी सिस्टम हमें पता है कि लो एफिनिटी सिस्टम के लिए Km हाई वैल्यू पे होगा, हाई रेंज में होगा, तो उसके लिए लिखा है मिलीमोलर रेंज. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द Arabidopsis nitrate transporter 1.1 is a dual affinity nitrate transporter. देखो Arabidopsis रूट के लिए we have mainly two subtypes of nitrate transporter or two families of nitrate transporter. One is NRT1, that is nitrate transporter 1, or NPF, that means nitrate peptide transporter, and another is NRT2, that is nitrate transporter 2 family. और इन दोनों फैमिलीज के लिए अगर हम देखें सो NRT1 फैमिली के जो मेंबर्स होंगे दे आर एक्चुअली लो एफिनिटी ट्रांसपोर्टर विद वन एक्सेप्शन, दैट इज NRT 1.1 जो कि एक ड्यूअल एफिनिटी ट्रांसपोर्टर है. और वहीं अगर हम NRT2 के मेंबर्स को देखेंगे सो ऑल NRT2 मेंबर्स आर एक्चुअली हाई एफिनिटी ट्रांसपोर्टर. सो अगर हम आगे के ऑप्शंस देखें, ऑप्शन क्यू सेज द Arabidopsis 80 here stands for Arabidopsis nitrate transporter 1.1 is a dual affinity nitrate transporter, so this is a correct statement. Next, Arabidopsis nitrate transporter 1.2 participates in high affinity uptake. So 1.2 is a member of NRT1 family, and NRT1 family are the example of low affinity uptake system. So this is an incorrect statement. Statement S says Arabidopsis nitrate transporter 2.1 and 2.2 are involved in low affinity uptake. So again अगर हम
NRT2 फैमिली के मेंबर्स की जैसे अभी बात करी, सो दे ऑल form high affinity transporter, so this is also again incorrect statement because 2.1 and 2.2 belong to NRT2 subfamily and they are high affinity transporter. So R and S statement are incorrect, P and Q are correct और हमसे पूछा है combination of all correct statements. So right answer is option C, that is P and Q only. Next question is, the largest reservoir of nitrogen in the global nitrogen cycle is the atmosphere. Option P2S below represent important pathways in the removal of nitrogen from the atmosphere at different rates. और आपको इन चारों को जो है अरेंज करना है from lowest to highest rate. So this is more of an information based question. अगर आप यहाँ पे देखोगे, so at first place we'll have biological fixation in oceans, then we will have industrial nitrogen fixation, then we'll have biological fixation in natural terrestrial system, and at least we'll have Q, that is fixation by lightning. तो अगर आप इनको अरेंज करोगे हाईएस्ट रेट के लिए हो जाएगा ऑप्शन P एंड लोएस्ट के लिए हो जाएगा ऑप्शन Q, and at second place we have option S and at third place we have option R. So correct option is option C.